हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। हमारा फुल चैप्टर उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगी, जो कि आपकी कंप्लीटली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली होगी। उसका ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो केमिकल काइनेटिक्स किसको डील करता है? ये डील करता है केमिकल रिएक्शंस को, कैसे हो रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है वो केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं, और रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह से होते हैं। जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? रेट। रेट क्या होता है? इट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब जब आप एक रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो हम रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। इसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ आर, जो ब्रैकेट है इट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, देन डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। ये माइनस का साइन हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज आपके पास एग्जांपल है PCl5 गिव राइज टू PCl3 प्लस Cl2। इसके रेट को आपने एक्सप्रेस करना है तो कैसे करोगे? ये आपका रिएक्टेंट है, इसके आगे आपने माइनस का साइन लगाना है, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा टी। देन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के आगे आपने माइनस का साइन नहीं लगाना है, डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होता है? जब आप किसी भी रिएक्शन का रेट एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एक्सप्रेस करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। और इसको आपने एक्सप्रेस कैसे करना है? इट इज माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी एंड और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी। देन एक और हमारे पास टर्म आती है, दैट इज एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है? इट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन इन द गिवन टाइम इंटरवल। सपोज आपकी कंसंट्रेशन C1 से C2 हो गई है तो आपने क्या लिखना है? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। दिस इज द एवरेज रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रेट को एक्सप्रेस करते हैं? सबसे पहले कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोगे उतना ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। सो मोर इज द कंसंट्रेशन, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। थर्ड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, एक रिएक्टेंट है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, बिकॉज बॉन्ड तोड़ने में भी तो टाइम लगता है ना। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका रिएक्शन फास्ट होगा। तो इस तरह से आपके जो रेट है वो रिएक्टेंट की नेचर पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर के बॉन्ड्स कैसे हैं, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया, मोर इज द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। आप एक बड़ी सी लॉग वुड की बर्न कर रहे हो और दूसरे पर्सन ने क्या किया है, उसी लोग को तोड़कर छोटे छोटे पीसेस बना दिए, तो किसकी लोग जल्दी बर्न होगी? जिसके छोटे छोटे पीसेस है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। सो मोर इज द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन का अगर आप एक्सपोजर करते हो किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर, लाइक हाइड्रोजन और क्लोरीन का आप एक्सपोजर कर रहे हो, तो उतनी जल्दी आपको HCl मिलेगा। अगर वही आप रिएक्शन किसी रूम टेम्परेचर पर कर रहे हो तो आपके पास HCl नहीं मिलेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी में, दैट इज अ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी सी वेरिएशन है। हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों को जब एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला जाता है तो वो सब उल्टा पलटा लिख कर आते हैं, तो इसीलिए आपको सेपरेट छोटी छोटी सी टर्म्स है जो आपको माइंड में रखनी है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? ये लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन of reactant. Rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactant. Suppose आपके पास ये एक रिएक्शन है, A plus B give rise to 2AB। अब इसका रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। K क्या है? आपका कांस्टेंट है। अगर आपकी मोलर कंसंट्रेशन A और B की जो है 1 आ जाती है तो आपका जो रेट है वो किसके बराबर आ जाता है? के बराबर आ जाते हैं। तो यहां से हम के की डेफिनेशन निकालेंगे। रेट कांस्टेंट क्या होता है? इसकी भी डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी गई थी बोर्ड्स पे। तो रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट
becomes unity when the molar concentration of each reactant becomes unity। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है। इसी को हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। के को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इसके हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं के ऊपर भी आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है। रेट कांस्टेंट, जितनी ज्यादा के की वैल्यू ज्यादा रहेगी उतना आपका प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। लार्जर के वैल्यू मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ये आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें से आपने के की वैल्यू निकालनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना होता है कि किस केस में आपका प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। सेकंड, डिफरेंट रिएक्शंस की के की वैल्यू अलग अलग होती है। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट के वैल्यूज। थर्ड कैरेक्टर क्या है? वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद टेम्परेचर, चेंजेस विद टेम्परेचर। तो ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है जिसमें आपने रेट कांस्टेंट निकाला है और रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने करे हैं। नाउ अगर आपको डिफरेंस आ जाता है, फोर्थ आपका ये भी है जो के है, इट इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमें यहां से नजर आ रहा है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी। ठीक है, सेकंड डिफरेंस आप क्या दोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट की ऐसे कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। जो तीन डिफरेंसेस है ये आपको पता होनी चाहिए, इसका आपको क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। कई बच्चे लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें क्या कहता है? सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, AA प्लस BB प्लस CC गिव राइज टू प्रोडक्ट। इसका आपने रेट एक्सप्रेस करना है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C। रेज टू पर जो स्टोकियोमेट्री है वो क्या बन गए हैं? पावर्स। ठीक है, हमने यहाँ पर ABC लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमें ABC नहीं लिखना है। हमने यहाँ पर क्या लिखना है? A रेज टू पर P, B रेज टू पर Q, C रेज टू पर R। बिकॉज ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल जो है कॉन्सेप्ट है, जो हमारा रेट लॉ है ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो कोफिशिएंट आपके हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपने थ्योरेटिकल बैलेंस्ड इक्वेशन में जो आपने न्यूमरल वैल्यूज लिखी हैं वही आएंगे। एक्सपेरिमेंटल में कुछ और भी आ सकती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर रेट में A रेज टू पर P, B रेज टू पर Q, C रेज टू पर R लिखा है। ठीक है, तो अब आपकी यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन when the molar concentration of each reactant, rate of reaction is directly related to the molar concentration of reactant with each concentration term raised to power as is given in the stoichiometric balanced chemical equation। जो हमने लिखा है वही हमारी डेफिनेशन है। so this is rate law expression। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हमें हमारा एनसीईआरटी में दिया है that is the order। now what is order? ऑर्डर हमें बताता है कि हमारा जो रेट है वो हमारे रिएक्टेंट्स की कौन सी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर एटसेट्रा। और जो ऑर्डर होता है इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स व्हिच आर रेज्ड इन द रेट लॉ। जो हमारा ऑर्डर है ये रेट लॉ के साथ ही रिलेटेड है। ऑर्डर, ऑर्डर का सिंबल होता है स्मॉल n। तो ऑर्डर क्या होता है? इट इज द sum of the powers which are raised in rate law equation, in rate law equation। तो सपोज हमने वही वाला एक रिएक्शन लिख रहे हैं, AA प्लस BB प्लस CC गिव राइज टू प्रोडक्ट। तो इसमें हमने n निकालना है। सो मेरा यहाँ पर पहले से यहाँ पर रेट लिखेंगे,
rate is equal to K, concentration of A raised to power P, concentration of B raised to power Q, concentration of C raised to power R। तो मेरा यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R। नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की हमारे पास काफी सारी टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें ये एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा रेट डिपेंड करता है, डिपेंड ओनली वन रिएक्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सपोज हमारे पास एग्जांपल है N2O5, इट गिव राइज टू 2 molecules of nitrogen dioxide and half O2. Now rate is equal to K, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब इसके आगे स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है, तो मैं रेज़ टू पावर 1 ही करूंगी, तो मेरा N यहाँ पर क्या आ गया, 1। सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है, यहाँ पर हम इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट भी निकालेंगे, हम इसकी यूनिट्स भी साथ साथ निकालते जाते हैं, बिकॉज इसकी यूनिट्स हमसे पूछी जाती हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारी जो यूनिट्स आती हैं वो क्या आएंगी, किसकी यूनिट्स निकालनी है, के की, रेट कांस्टेंट की यूनिट। सो के इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रहेंगी, मोल, लीटर। इसको आपने काट दिया, क्या रह गया, सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स। नाउ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर में हमारा जो रेट है वो दो रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक मेरे पास है H2 प्लस I2 गिव राइज टू 2HI। नाउ रेट इज इक्वल टू K, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 1, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 रेज टू पावर 1। तो मेरा N क्या हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इसकी हम यूनिट्स निकालेंगे। नाउ K इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन, रेट की तो सेम ही रहेगी हमेशा, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। कंसंट्रेशन क्या हो गया, 2 पावर्स हैं, तो मोल स्क्वायर, लीटर इनवर्स स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है, मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा हमारा जो रेट है। तो इसका हमारे पास एग्जांपल है 2NO प्लस O2, ये आपको याद रखने हैं। 2NO2 rate is equal to K, concentration of NO raised to power 2, concentration of O2 raised to power 1. Now N is equal to 2 plus 1। ये मेरा क्या आ गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी आप यूनिट्स निकालिए, ये यूनिट्स वाला क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आएगा। मोल क्यूब, लीटर इनवर्स क्यूब। अब इसको आप जो जो एक मोल इसमें काट दो, क्या आ गया आपका, मोल माइनस 2, लीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जब आपका रेट रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका हमारे पास ज्यादा एग्जांपल नहीं है, दैट इज अ डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम। हम क्या करते हैं, प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर अमोनिया गैस को छोड़ देते हैं, तो अमोनिया उसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद जब आप अमोनिया गैस को वहां से रिमूव भी कर लेते हो तो भी आपका रिएक्शन कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो रिएक्शन कहां से चल रहा है, वो अमोनिया जो आपके प्लैटिनम के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, आप उसको रिएक्टेंट को सप्लाई नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका रिएक्शन चल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारा एग्जांपल क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम। क्लियर? इसमें हमारा जो रेट है, रेट इज इक्वल टू के, ये हमारे जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन का निल है, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। अमोनिया हमने नहीं दिया है तो इसलिए हमारा एन क्या आ गया इसमें, 0। अब कंसंट्रेशन 0 हो गई तो हमारे के की वैल्यू रेट के ऊपर डिपेंड करेगी। रेट क्या है हमारा, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें के की जो यूनिट्स है रेट की यूनिट्स के बराबर आती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। ये सारे आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है और ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो ऑर्डर है, इट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। हमें कुछ ऑर्डर ऐसे भी हैं जिसमें हमारा रेट जो है होल नंबर्स पे नहीं, रिएक्टेंट के होल नंबर्स पे नहीं है, रिएक्टेंट्स जो है फ्रैक्शंस पे लिए जाते हैं और उस पर डिपेंड करता है। ये हमारे पास एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इसके भी हमारे पास ज्यादा एग्जांपल नहीं है, डीकंपोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड।
एसिटाल्डिहाइड किसको बोलते हैं? इथेनॉल को, CH3CHO, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। हमने इसको डिकम्पोज किया है, हमें क्या मिला है? मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका जो रेट है इट इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO रेज टू पावर 3/2। तो इसमें जो N की वैल्यू आती है वो आती है 1.5, दैट इज इन फ्रैक्शन। So these are the types of order of reaction and these are the units of K. Very very important topic, और ये आपको एग्जाम में हर हाल में 100% आएगा ही आएगा। अगर आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसेस में हैं तो गैसेस की कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर नहीं लिखते हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर में लिखते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपके रिएक्टेंट्स आपको गैसेस दिए हैं या नॉर्मल आपको दिए हैं, लिक्विड्स हैं। तो उस केस में अगर गैसेस है तो आप एटमॉस्फेयर लगाकर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालोगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें से आपको हर हाल में कुछ ना कुछ एमसीक्यूज, सेशन, किसी में भी थ्योरी का पार्ट कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी जो है वो इकट्ठे ही आते हैं। अब मॉलिक्युलरिटी क्या है कि आपके एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मॉलिक्युलरिटी मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स participating in a reaction, participating in a reaction। तो मॉलिक्युलरिटी भी टाइप्स होती हैं। यूनिमॉलिक्युलर, जब वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। बाइमॉलिक्युलर, जब दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्राइमॉलिक्युलर, जब तीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड मॉलिक्युलरिटी जीरो कभी नहीं होती है, नेवर जीरो, जीरो नहीं होती, फ्रैक्शनल नहीं होती, ठीक है, फ्रैक्शनल कभी नहीं होती है, जीरो नहीं होती है, 1 2 3 हो सकती है। मॉलिक्युलरिटी जो है तीन से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। मॉलिक्युलरिटी नेवर एक्सीड 3 बिकॉज तीन मॉलिक्यूल्स के बियॉन्ड जो है कोलिजन जो है वो पॉसिबल नहीं होते हैं। इफेक्टिव कोलिजन आर नॉट पॉसिबल फॉर मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स। सो आपको डिफरेंस आ जाता है, ये क्वेश्चन आपने करना है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। इसमें क्या होगा? फर्स्ट डिफरेंस आपकी डेफिनेशन हो गया, सेकंड आप डिफरेंस दे सकते हो, ऑर्डर आपका जीरो है, मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं होती है, ऑर्डर फ्रैक्शनल होता है, मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल भी नहीं होती है। ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, मॉलिक्युलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल अप्रोच है। सो ये आपके डिफरेंसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं? जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाते हैं उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? जो रिएक्शंस मोर देन वन स्टेप्स में आ जाते हैं, मोर देन वन स्टेप, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उनका रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनका रेट डिपेंड करता है जो रिएक्शन स्लो स्टेप वाला होता है। रेट डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप। अगर आपके पास दो स्टेप हो रहे हैं, एक फास्ट और एक स्लो है, तो हमारा रेट स्लो स्टेप वाले रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ, हम देखते हैं कि कैसे डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इसका हमने रिएक्शन लिखा है, इट गिव राइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। क्या बना हमारे पास? और दूसरा रिएक्शन क्या है? NO2 प्लस NO3, ठीक है, ये हमारा स्लो है। दूसरा हमारा जो रिएक्शन है N2O5 प्लस NO3, वी गेट 3NO2 प्लस O2। ये जो हमारा रिएक्शन है ये है फास्ट रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शंस में से हमारा रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दिस वन। तो हमारा ऑर्डर जो क्या हो गया इसका? 1। तो ये हमारा यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन रहेगा, ऑर्डर भी 1 रहेगा और यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन रहेगा। तो इस तरह से आपने निकालना है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी डेरिवेशन भी हमें आ जाती है, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एज वेल एज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, और इनका न्यूमेरिकल आपको 2 या 3 मार्क्स में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर के लिए भी करनी है हमने और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करनी। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर, अब जीरो ऑर्डर में क्या है? हमारा जो रेट है
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज ए मेरा रिएक्टेंट है, मेरा रेट उसकी कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। हम ए की जगह यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। अब नाउ रेट इज इक्वल टू माइनस, इसको हम चेंज करते हैं, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में यहाँ पर इसकी लिख रही हूं। नाउ रेट इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसको इंटेग्रेट करिए, इंटेग्रेट द इक्वेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से इंटेग्रेट करना है। क्या हम आया हमारे पास, इट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। नाउ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। आई क्या है आपका, इंटेग्रेशन कांस्टेंट है। अब मैं आई की वैल्यू यहां से निकालूंगी। व्हेन टाइम आपका 0 है तो आर की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, आर नोट। अब इसको हम फिल करते हैं अपनी वैल्यू में, आर नोट हो गया, टाइम आपका 0 हो गया, तो प्लस आई। तो यहां से इस इक्वेशन से आपकी आई की वैल्यू क्या आ गई है, इट इज आर नोट। अब इस आर नोट की वैल्यू को मैं यहाँ फिट करूंगी, ठीक है, हमने इसको इधर फिट करा, तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी, और यहाँ पर क्या वैल्यू आई है मेरी, आर नोट। तो यहां से हम के निकालेंगे, के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूं, हमने ग्राफ बनाया है टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आया है। ये जो इंटरसेप्ट है आर नॉट, ये आपका इंटरसेप्ट है, और जो आपका स्लोप है माइनस के, ये आपका टाइम और आर के बीच में है। अगर आप ग्राफ बनाते हो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट के बीच में, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो ये आपका क्या बताता है, इस तरह का ग्राफ क्या शो कर रहा है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये थी हमारी जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नाउ वी विल डू द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर में हमारा जो रेट है वो फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट डिपेंड करता है। इसमें जीरो ऑर्डर था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा था, उसमें हमारा जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है। तो उसका हम कैसे करेंगे, इसीलिए साथ ही मैंने लिखा है ताकि आप कंपैरिजन कर सको। नाउ इस केस में क्या है, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्योंकि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को लिखा है। नाउ इंटीग्रेट द इक्वेशन, हमने इसको इंटीग्रेशन करा है अपॉन आर माइनस के डी टी, ये आ गया आपका एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। नाउ अगेन व्हेन टाइम 0 है तो आपका आर नोट, आर जो है आर नोट के बराबर है। अब इसमें हम फिल करेंगे, एल एन आर नोट इज इक्वल टू माइनस के, टाइम आपका 0 है, प्लस आई, यहां से हमारी आई की वैल्यू निकली है, आई इज इक्वल टू एल एन आर नोट। इस आर नोट की वैल्यू को हम यहां पर फिट कर रहे हैं, फिर इस आर नोट की वैल्यू को हमने यहां पर फिट किया है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका क्या आया है, एल एन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर फिट करने के बाद एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट, ये आ गया आपका। नाउ एल एन आर नोट माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी, यहां से हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, के इज इक्वल टू 1 टी एल एन आर नोट अपॉन आर। अब के एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर दो, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग आर नोट अपॉन आर। आर नोट अगर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है तो फाइनल क्या होगी, ए में से एक्स आपका यूज हो जाएगा। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर कर रहे हो तो आपका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इसी तरह से जैसे हमने इनके ग्राफ बनाए हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का भी हम ग्राफ बनाते हैं। ये है हमारा ग्राफ टाइम और लॉग आर के बीच में ये बनाया है हमने। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ आया है। ये जो है लॉग आर नॉट, ये हमारा इंटरसेप्ट है, और जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस के अपॉन 2.303।
अगर हम ये ग्राफ बना रहे हैं टाइम एंड लोग आर नोड अपॉन आर के बीच में, आर नोड अपॉन आर के बीच में बनाया है, तो ये कुछ इस तरह से हमारी शेप आती है। और जो स्लोप है वो क्या है, के अपॉन 2.303। तो आप देख रहे हो दीज आर द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो एज वेल एज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन्हीं से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी आने हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। हमारे इस चैप्टर में सिर्फ एक सिंगल ही यही डेरिवेशन है, तो अच्छी तरह से इसको आपने रट लेना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या बताता है कि कितने टाइम में आपका जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हाफ रह गई है, उस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो जिस तरह से हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की है जीरो और फर्स्ट की, उसी तरह से हमने फर्स्ट और जीरो की हाफ लाइफ भी करनी है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड टाइम ड्यूरिंग विच concentration of reactant reduced to half, concentration of reactant reduced to half। चलिए सबसे पहले फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इस तरह से एक्सप्रेशन, इट इज, ये इसका एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये जीरो ऑर्डर से हमें क्या नजर आ रहा है, फॉर जीरो ऑर्डर जो हमारा के है, फॉर जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड हमें क्या नजर आ रहा है, के नीचे है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ये हमने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला है, एक्सप्रेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, इनवर्सली रिलेटेड है रेट कांस्टेंट के। नाउ कम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का हमने हाफ लाइफ निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 के लॉग, यही हमारा एक्सप्रेशन था, ए नॉट अपॉन 2। इसको आपने सॉल्व किया, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2, ए नॉट कट गया, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। so t half is equal to 0.693 upon k। यहां से हमें क्या नजर आ रहा है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज आपने याद रखनी है, और इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। हाफ लाइफ से रिलेटेड आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। सपोज अगर आपको आ गया है to calculate the time required for the completion of 1/3 of reaction, time for 1/3 of reaction, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। 1/3 इसमें से हमारा हो चुका है, सो 1 माइनस 1/3 कितना हमारा रह गया, 2/3। तो मुझे अब जो है इसकी हाफ लाइफ निकालनी है, तो इसका जो हाफ लाइफ है वो कैसे निकलेगी, सो t 2/3 इज इक्वल टू 2.303 के लॉग, ये मेरा a था, अब मुझे 2/3 a की निकालनी है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आ गया, 2.303 के लॉग 3/2। बहुत सिंपल। अगर आपको क्वेश्चन आता है कैलकुलेट टाइम फॉर 3/4 ऑफ रिएक्शन, 3/4 रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, 1 माइनस 3/4 कितना रह गया, 1/4। अब इसका हमने निकालना है टाइम 3/4, इट इज इक्वल टू 2.303 के लॉग a अपॉन 1/4a, 2.303 अपॉन के लॉग 4, तो लॉग 4 का आपने ले लेना है। सो दिस इज द हाफ लाइफ फॉर द जीरो एज वेल एज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। कुछ भी दिया हो तो आपने इनिशियल में से जितना भी पूछा गया है वो आपने माइनस कर देना है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉग की वैल्यूज हमें क्वेश्चन पेपर में दी होती है, तो कोई टेंशन नहीं है, जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा उसके नीचे आपको लॉग की वैल्यू दी होगी। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो हमें पता चल जाता है कि अभी तक हमारी स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली जो हमने सॉल्व किया है क्या वो वैल्यू आ रही है जो हमें स्टेटमेंट में दे रखी है लॉग की। अगर तो वो लॉग की वैल्यू आ रही है तो वेल एंड गुड, इट मीन हम सही ट्रैक पर है। अगर जो चीज की वैल्यू दे रखी है वो हमारा नहीं आया है, इट मीन हम गलत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज सीडोकेमिकल रिएक्शन। सीडोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? सीडो मीन्स फॉल्स। कई बार हमें रिएक्शन लगते कुछ और ऑर्डर के हैं लेकिन वो होते कुछ और ऑर्डर के हैं। लगते हमें फर्स्ट ऑर्डर के हैं, वो होते नहीं। लगते हमें सेकंड ऑर्डर के हैं, वो होते नहीं। उसको हम क्या बोलते हैं? सीडोकेमिकल रिएक्शन। लाइक मेरे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ये मेरा इथाइल एसीटेट है, इसमें मैंने वाटर डाला है। आई विल गेट एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। अब देखिए इसका जो रेट है, इसकी मोलिकुलरिटी क्या है? एक ये मोलिकुलरिटी दो, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, जबकि ऑर्डर क्या होना चाहिए? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 raised to power 1, concentration of water raised to power 1, so n should be 1 plus 1, 2 होना चाहिए, लेकिन इसका ऑर्डर जो है 1 है। अब वो क्यों? बिकॉज जो वाटर है, वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वाटर प्रेजेंट है। देयर इज लिटिल चेंज, यही रीजन आपने लिखना है। देयर इज लिटिल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो हमारा रेट इसके ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, वाटर है नहीं है, रेट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो रेट डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। सो हमारा जो ऑर्डर है n इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा सीडोकेमिकल। सेकेंड आप एग्जाम्पल दे सकते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। वो भी सेम ऐसे ही। केन शुगर क्या होता है? C12H22O11 सुक्रोज, वाटर डाला है अंडर एसिडिक एनवायरनमेंट, यू विल गेट ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अगेन जिन किसी रिएक्शंस में आपको इस तरह का कोई सीडोकेमिकल आप देखते हो, आपको ऑप्शंस आगे चूज करने के लिए बोला गया कि कौन सा है कौन सा नहीं है, आपने देखना है वाटर। जिसमें वाटर है, वाटर इज ऑलवेज टेकन इन एक्सेस और उसकी कंसंट्रेशन से हमारे रिएक्शन रेट पर कोई असर नहीं होता है। तो वो आपका कौन सा रिएक्शन होगा? वो सीडो ऑर्डर आपका रिएक्शन होगा, सीडोकेमिकल ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज द कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन थ्योरी क्या है? हम कोई भी एक रिएक्शन कर रहे हैं, लाइक ये मेरा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है। ये मेरे रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये एनर्जी और रिएक्शन के बीच में ग्राफ बनाया है। ये मेरा रिएक्टेंट्स है, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। अब जो रिएक्टेंट, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो रिएक्टेंट्स के अंदर कोलिजन स्टार्ट हो गए, वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो गए क्योंकि उनकी मूवमेंट बढ़ गई है। जब वो रिएक्टेंट्स यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस चीज को क्या बोलते हैं? एनर्जी बैरियर। इट मींस रिएक्टेंट्स तभी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जब वो इस बैरियर को क्रॉस करते हैं। इट मींस रिएक्टेंट के लिए भी कुछ कंडीशंस है, वही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएंगे जो इसको क्रॉस करेंगे। अब इसको क्रॉस करने के लिए रिएक्टेंट्स की कंडीशंस क्या है, उनको क्या क्या करना पड़ता है? फर्स्ट, एनर्जी बैरियर। इसके लिए रिएक्टेंट के पास कुछ सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए जिसको हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं। जिन रिएक्टेंट्स के पास थ्रेशहोल्ड से ज्यादा एनर्जी होगी, सिर्फ वही रिएक्टेंट्स जो है इस बैरियर को क्रॉस करने की पावर रखते हैं और वही रिएक्शंस जो है इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे। इफेक्टिव कोलिजन का यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं, वही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। तो रिएक्टेंट्स को एक तो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, दूसरा उनकी जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ओरिएंटेशन बैरियर भी यहाँ पर बहुत रोल प्ले करता है। तो एनर्जी बैरियर आपको समझ में आ गया। जिन रिएक्टेंट्स के अंदर मिनिमम एक कुछ फिक्स एनर्जी होती है, दैट इज अ थ्रेशहोल्ड एनर्जी, अगर वो है तभी वो बैरियर को क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। सेकेंड है ओरिएंटेशन। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, NO2 प्लस NO2 गिव राइज टू N2O4। अब ये रिएक्शन किन कंडीशंस में होगा और किन में नहीं होगा? अगर तो ये इस तरह से अरेंज है,
N और N एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो हमारा रिएक्शन हो सकता है। ये बन गया ओके। अगर आपका ये कुछ अरेंजमेंट इस तरह से है तो हमारा जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। सो ओरिएंटेशन फैक्टर प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहीं से हमारी कोलिजन थ्योरी अराइज होती है। तो कोलिजन थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। सो लेट्स नोट डाउन द कोलिजन थ्योरी पॉइंट्स। ये आप जब वीडियो देखते हो तो आप इसके नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, बिकॉज ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है आपकी एनसीईआरटी की। इसको देखने के बाद आपको कहीं से किसी से भी नोट्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज आई एम अपलोडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी। तो अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके, तो फॉलो माय चैनल। सो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? फॉर ए रिएक्शन there must be collision. These are the points. There must be collisions between reacting species. collisions होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, collision तो हो गए। नाउ ओनली इफेक्टिव collisions forms the products. forms products. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? reactant molecules must possess threshold energy. threshold energy क्या होती है? minimum amount of energy for collisions. It means the rate of reaction is directly proportional to the number of collisions per second per volume per unit volume. इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इफेक्टिव कोलिजन। इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, F। तो इट मींस हमारा जो रेट है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू F एंड प्रोडक्ट ऑफ F एंड Z। नेक्स्ट एक हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, आपने जस्ट 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करा है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया है, ऐसा क्यों? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अभी हम ग्राफ से देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपने टेम्परेचर जस्ट 10 डिग्री बढ़ाया है, ये आपकी एनर्जी है और ये आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपका पहले ग्राफ था, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से आपका ग्राफ ये आ गया है। ये आपका पहले ये मॉलिक्यूल्स थे जो प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आपके ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो अब आप देख रहे हो कि ये जो शेडेड एरिया है ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब पहले ये थी इतनी, रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी, ये बैरियर था। अब आप देख सकते हैं कि हाइट ऑफ बैरियर जो है कम हो गई है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि बैरियर की हाइट छोटी होगी, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसको क्रॉस करेंगे और उतनी ही जल्दी वो प्रोडक्ट बनाएंगे। सो दिस इज द रीजन। क्लियर? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज हो गए। इफेक्टिव कोलिजन्स क्यों इंक्रीज हो गए? बिकॉज मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द आर्हीनियस इक्वेशन, जिसका हमें न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है? ये हमें एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के रिलेशन बताती है। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसमें K क्या है? हमारा रेट कांस्टेंट, A क्या है? आर्हीनियस फैक्टर, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है। ये जो आपका A एंड ई ए है इसको हम आर्हीनियस पैरामीटर B बोलते हैं। A एंड ई ए, ये क्या है आपके? आर्हीनियस पैरामीटर्स। रेट कांस्टेंट का रिलेशन बताती है ये एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। अब अगर हम लॉग ले लेते हैं तो ये क्या आ जाता है? लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये इक्वेशन बन गई आपकी।
रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, यहां से इस इक्वेशन से आपको क्या नजर आ रहा है, रेट जो है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, एंड डिक्रीजेस, rate of reaction increases with increase of temperature and decreases with activation energy. Rate of reaction increases with increase of temperature and with decrease of activation energy. अगर temperature increase करते हो तो rate of reaction बढ़ता है, अगर activation energy कम करते हो तो आपका rate of reaction increase करता है। अब आप इसमें से कैलकुलेट EA, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी आपको आती है, तो वो आप कैसे करोगे। सपोज आप दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रिएक्शन कर रहे हो, सो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, log K2 अपॉन log K1 इट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक्सप्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आने हैं 100%। आपका 3 मार्क्स का बोर्ड में एवरी ईयर रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटेड आपका ये न्यूमेरिकल है जो आपको अर्हीनियस इक्वेशन का आएगा ही आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से करिए, वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। And if you have any doubt in any part of your NCERT, of your first book, of your second book, you can directly message me. You will get reply very soon. Thanks for watching my video.